नमस्कार। हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान माला की 9वीं कड़ी में मैं श्रुति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है आधुनिक हिंदी कविता के 100 वर्ष और इस विषय पर गहनता से चर्चा करने के लिए हम सभी के साथ जुड़े हैं आदरणीय प्रोफेसर अरुण कमल जी। सर का स्वागत करने के लिए मैं हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर प्रोफेसर अरुण कमल जी का स्वागत करें। आदरणीय पाठक सर। आपका हार्दिक स्वागत है सर हिंदी विभाग के प्रांगण में। और आज आपको देखते हुए पुनः मुझे आरा के वे दिन याद आ रहे हैं जब आप हिंदी कविता के 50 वर्ष पर हमारा न्योता स्वीकार करके आए थे। और वह महज इत्तेफाक नहीं था कि आपकी उम्र 50 हो रही थी और कॉलेज की भी। तो ये त्रिवेणी 50-50 का कॉलेज, 50 के आप 50 वर्ष की कविता आज हम हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और हैदराबाद विश्वविद्यालय के 50 साल होने जा रहे हैं अगले साल। और हम हिंदी कविता के 100 वर्ष पर आपको सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आपका स्वागत है और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक आभार। हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी, जिन्होंने अभी बताया कि आज से कई साल पहले जब मेरी उम्र 50 थी और महाराजा कॉलेज आरा की उम्र भी 50 थी, तब मैंने हिंदी कविता के 50 साल पर कुछ कहा था। लेकिन अभी मुझे आधुनिक हिंदी कविता के 100 साल पर बोलना है और मेरी उम्र अभी 100 हुई नहीं है, तो ये एक थोड़ी दिक्कत है। तो आदरणीय गजेंद्र पाठक जी, प्रोफेसर और अध्यक्ष हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रवि जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, प्रोफेसर कृष्णा जी, सभी प्राध्यापक बंधुगण और सभी सुनने वाले साथी और प्रिय विद्यार्थियों, ये विषय जिस पर आज मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो थोड़ा कठिन इस मामले में है कि 100 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है और उस पर कुछ भी संक्षेप में कहना मुश्किल है। इस पर तो कई किताबें लोगों ने लिखी होंगी या लिख सकते हैं। फिर भी जो मैंने सोचा वो ये कि इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, जैसे अभी 2021 है तो होता है 100 साल पीछे 1921, लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे बढ़ा दें और मोटा मोटी हम इसको 125 साल की यात्रा माने खड़ी बोली हिंदी कविता की, तो कुछ खास तरह की बातें उभर के आती हैं। वैसे अगर हम सिर्फ 100 साल माने तो छायावाद से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं इसलिए कि बाद की हिंदी कविता को समझने के लिए उस कविता को और उन कवियों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी होगा। जैसे मुकुटधर पांडे, जिन्होंने कुछ लाजवाब कविताएं बिल्कुल बोलचाल की भाषा में लिखी, जैसे बैलगाड़ी, जलेबी, इन विषयों पर और ऐसे विषयों पर जो हमें याद दिलाती हैं नजीर अकबर आबादी की कविताओं की। क्योंकि हिंदी कविता की परंपरा एक तरफ तो भारतेंदु और ब्रज और अवधी और फिर संस्कृत की तरफ जाती है और उसकी दूसरी परंपरा उर्दू की तरफ जाती है और फिर वो अमीर खुसरो तक पीछे जाती है। और जो तीसरी परंपरा है, बल्कि जिसे कुछ लोग जड़ मानते हैं, वही हमारा मूल है, वो सरहपा की तरफ जाती है, जहाँ से
हिंदी कविता की शुरुआत बहुत से लोग मानते हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन भी। तो ये 3 तरफ फैलने वाली जड़ हिंदी कविता की है। तो इसमें मुकुटधर पांडे का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि उस समय खड़ी बोली बन रही थी। भारतेंदु ने कविता तो लिखी, लेकिन अधिकांशतः ब्रज में लिखी। उसके बाद मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक ऐसे कवि हुए जिन्होंने खड़ी बोली में कविता को एक नई ऊंचाई दी, और वो बोलचाल की भाषा थी। जैसे श्रीधर पाठक की जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। और फिर मैथिली शरण गुप्त जैसे महान कवि आते हैं, जिन्होंने खड़ी बोली को ऐसी नमनीयता और लोच दी जो दुर्लभ काम था। है और था, ये दो जो क्रियापद हैं, इनको लेके बहुत मुश्किल अभी भी हिंदी कवियों को होती है। विपिन कुमार अग्रवाल ने इस पर एक बहुत सुंदर लेख लिखा है, मैथिली शरण गुप्त में है और था। मैथिली शरण गुप्त में आकर खड़ी बोली बहुत नमनीय बनती है। फिर भी ये संघर्ष कवियों के लिए बना रहा, आगे भी और आज भी। क्योंकि अभी भी कई बार लगता है कि जब हम मैथिली में या भोजपुरी में कुछ पढ़ते हैं या अवधी में सुनते हैं और या उर्दू में ही सुनते हैं, तो लगता है कि वहां लोच ज्यादा है। लेकिन इन कवियों ने ये काम बिल्कुल शुरू में किया। फिर छायावाद शुरू होता है। हम एक एक कर उन सोपानों को पहले ले लें, और उसके बाद फिर जो हिंदी कविता ने कुछ बड़े काम किए और कुछ जो बड़े बड़े इसके मूल्य निकल के आते हैं, उन पर हम बात करेंगे। और फिर आखिर में यदि आप चाहें तो हम लोग कुछ बातचीत भी कर सकते हैं। तो इसके बाद छायावाद आता है, जिसे मुकुटधर पांडे ने ही स्वच्छंदतावाद का नाम दिया, और वो नाम मेरी समझ से ज्यादा उपयुक्त भी है। बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि वो ज्यादा उपयुक्त है। अब ये छायावाद, जिसे रोमांटिसिज्म कह सकते हैं, एक अखिल भारतीय आंदोलन था। पूरे देश की सभी भाषाओं में लगभग आगे पीछे, एक साथ या आगे पीछे, ये स्वच्छंदतावाद का आंदोलन होता है। और इसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता निर्झरेर स्वप्नभंग से मानी जाती है। लेकिन सभी भाषाओं में ये एक आंदोलन आया, और हिंदी में भी आया। हिंदी के साथ एक खास बात ये हुई कि हिंदी की ये सारे 4 बड़े कवि शुरू में खड़ी बोली में नहीं लिखते थे। प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला, इन सब ने अपनी आरंभिक कविताएं ब्रज भाषा में लिखी। निराला के साथ तो एक दिक्कत और थी कि ये खड़ी बोली ठीक से जानते नहीं थे, और बंगाल में रहने के कारण बांग्ला का बहुत गहरा असर इन पर था। लेकिन ये चारों कवि ब्रज भाषा से निकले, और ब्रज भाषा से निकलकर खड़ी बोली में आए। और तब जो काम इन्होंने किया, न केवल भाषा के स्तर पर, बल्कि कविता जो काम करती है, बाहर और भीतर दोनों को प्रकाशित करने का बड़ा काम, महान काम, वो इन कवियों ने किया। इस काल की जो मुख्य चेतना है, वो स्वाधीनता की चेतना है। स्वाधीनता संग्राम पर सीधे सीधे इन कवियों ने संभवतः कविताएं नहीं लिखी या कम लिखी। लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन स्वाधीनता की चेतना सबसे ज्यादा इन कवियों में व्यक्त हुई, जैसे निर्झरेर स्वप्नभंग में व्यक्त होती। अब प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। जिस आश्चर्य बोध, रहस्य बोध के साथ ये पंक्ति लिखी गई, उसके मूल में स्वाधीनता की चेतना है कि प्रथम रश्मि का आना। निराला का काव्य शुरू से आखिर तक स्वाधीनता की उस चेतना को और उसके विभिन्न स्तरों को व्यक्त करता है, को व्यक्त करती है। वैसे ही महादेवी का है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना।
किस कोने की तलाश थी? स्वाधीनता की भी, और एक स्त्री के अस्तित्व की भी, जिसकी बाद में जिसकी अभिव्यक्ति उसी काल में सुभद्रा कुमारी चौहान में हो रही थी, और बाद के कवियों में, स्त्री कवियों में ये बहुत आगे बढ़ी। ऐसे ही प्रसाद में है। प्रसाद बल्कि उससे आगे जाते हैं, और वो तत्कालीन व्यक्ति के जीवन को बहुत पीछे, बल्कि जहां से जीवन की शुरुआत होती है, मनु से, और उस प्रलय से जोड़ते हैं, और एक गहन ऐतिहासिक बोध के साथ तत्कालीन व्यक्ति की चेतना, उसकी सत्ता और स्वाधीनता बोध को व्यक्त करते हैं। ये छायावाद ने बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल शुरू में ही इतने बड़े कवि आए, और आज भी वो हमारे सबसे बड़े कवि बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इन कवियों के विकास को अगर हम देखें तो पाते हैं कि सब अलग अलग ढंग से सबका विकास होता है। इसमें सबसे ज्यादा समय निराला को मिला और पंत को। महादेवी ने बाद में लिखना रोक दिया, और प्रसाद नहीं रहे। आप निराला की कविता को देखें तो उसमें वो सारे तत्व मिलेंगे जो बाद की कविता में, हिंदी कविता में ज्यादा प्रस्फुटित होते हैं, लेकिन उसकी जड़ें वहां मिलती हैं। यहां तक कि नए पत्ते तक आ जाइए, तो नए पत्ते के बिना बाद की कविता की कल्पना करना असंभव है। निराला ने एक काम और किया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, देश के कुछ हिस्से कटे, विभाजन हुआ, और बहुत लोग मारे गए, बहुत बदहाली हुई, ये हिंदी कविता ने व्यक्त नहीं किया। एक तो अज्ञे ने किया, कुछ कविताएं उनकी सीधे सीधे मिलती हैं इस विषय पर, जो अब सबके सामने है। लेकिन निराला ने उस तरह ये व्यक्त किया जैसे एक बहुत बड़ा कवि करता है। आप आराधना की कविताओं को देखें और तब आपको लगेगा, और उस काल की कविताओं को, कि इतना दुख निराला में क्यों है, इतना संताप, ऐसा त्रासद अनुभव क्यों है। शिशिर की शर्वरी हिंस्र पशुओं भरी, ऐसा क्यों है। उस पूरे काल को स्वाधीनता की चेतना के बावजूद जो दुख और संघर्ष भारतीय व्यक्ति के जीवन में था, उसको, उस पूरे अंधेरे को निराला ने अपनी इन कविताओं में व्यक्त किया, और इस तरह ये सिद्ध किया कि कविता यथार्थ को और जीवन को उस तरह व्यक्त नहीं करती है जिस तरह कई बार उपन्यास करते हैं या कथा साहित्य करता है। और कविता बहुत गहराई में जाकर जो जीवन का सत्य है उसको व्यक्त करती है, और ये अंधकार का सत्य है निराला की आखिरी कविता है। फिर इसके बाद जो काल आता है वो, जिसे कुछ लोग उत्तर छायावाद और छायावादोत्तर कहते हैं। डामवर जी ने इन दोनों में अंतर किया और कहा कि उत्तर छायावाद जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि छायावाद का ही ये प्रसार है, उसका दूसरा भाग है। इसलिए छायावादोत्तर कहना बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ नई प्रवृत्तियां आती हैं, और हिंदी कविता ने कुछ नए तत्व अर्जित किए इस बीच, जो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन जैसे कवियों में प्रकट होते हैं। अब अगर खड़ी बोली के विकास पर हम ध्यान दें, खड़ी बोली जो हिंदी कविता में आती है, तो दिनकर इसे एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। बोल चाल की भाषा में ऐसी वक्तृता, रेटोरिक, ये पहली बार हिंदी कविता में आता है। थोड़ा थोड़ा निराला में भी है, प्रसाद में भी है, लेकिन इस तरह की एक लंबे खंड में ये रेटोरिक, ये वक्तृता चले, ये दिनकर ने संभव किया।
अपनी कविता में। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने बोल चाल की भाषा को एक नई प्रांजलता दी। अब गंडकी सुप्त थी रेतों में, पंछी चुप नीड़ निकेतों में, था रोर शोर अग में जग में, चांदनी सजग थी जग भर में। अब ये ऐसी दुर्लभ पंक्तियां हैं न केवल हिंदी कविता में बल्कि भारतीय कविता में। चांदनी का ऐसा वर्णन, चांदनी को इस तरह उपस्थित कर देना हमारे सामने, मूर्त कर देना, ये दिनकर ने किया। बच्चन ने लोक तत्वों को लेकर एक नया रसायन बनाया। यहां सिर्फ मैं उन्हीं कविताओं को ध्यान में रख के नहीं कह रहा हूं, मंगा दे पिया नदिया से सोन मछली, सिर्फ वो नहीं, वो तो बहुत ही स्पष्टता लोक तत्वों से बनी है। नहीं, निशा निमंत्रण की कविताएं भी। और वहां व्यक्ति का जो अंतस है, उसका जो आभ्यंतर है, वो महत्वपूर्ण होता है। निशा निमंत्रण हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथों में है और बच्चन ने यह काम किया। बच्चन, दिनकर, इन दोनों ने हिंदी कविता को नई लोकप्रियता भी दी। एक बहुत बड़ा समूह कविता को चाहने वाला इन लोगों ने बनाया। और इसी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी, ये सब थे। और माखनलाल चतुर्वेदी और नवीन तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। एक खास बात अब देखने पर लगती है कि छायावाद के जो कवि, ये बड़े कवि हुए और या बाद के भी जो बड़े कवि हुए, इनमें से कम लोग इस तरह से सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे जैसे माखनलाल चतुर्वेदी रहे, या बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे, या सुभद्रा जी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे लोग बहुत कम हुए। फिर बाद में विजयदेव नारायण शाही हुए नई कविता के दौर में, या प्रगतिवाद में नागार्जुन रहे, शमशेर रहे। ऐसे लोग कम रहे। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने स्वाधीनता की चेतना को ज्यादा मुखर किया और उसे व्यापकता दी। और ये काम छायावादोत्तर कविता ने किया। यानी एक तरफ तो व्यक्ति के आभ्यंतर को प्रकाशित किया और दूसरी तरफ जो स्वाधीनता संग्राम था उसे भी सीधे सीधे व्यक्त किया। छायावादोत्तर कविता का एक दूसरा खंड भी है जिससे कि आगे चलकर नवगीत का जन्म होता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह ऐसे कवि हुए, और अंचल और दूसरे कवि, बहुत से कवि हुए। और इन लोगों ने कविता को गेयता की तरफ ले जाने का यत्न किया। दिनकर हो या बच्चन हो या माखनलाल चतुर्वेदी हो या नवीन हो, कविता तो कोई भी गाई जा सकती है, लेकिन इन कवियों ने, यानी नवगीत वालों ने, कविता को गेयता की तरफ वापस लाने की कोशिश की। तो ये एक काम इन लोगों ने भी किया। इसके बाद एक नया समय शुरू होता है हिंदी कविता में, लगभग एक साथ। लेकिन पहले हम प्रयोगवाद पर बात करेंगे, क्योंकि उसका जो विकास होता है वो लंबे समय तक चलता है और वो नई कविता होते हुए बाद में अकविता तक उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तार सप्तक का प्रकाशन होता है आजादी के पहले, लेकिन तार सप्तक की भूमिका को पढ़ते हुए, जो मुझे अभी अभी मैं उसको फिर से देखना चाह रहा था, लेकिन मैं कल ही लौटा हूं रात में और वो किताब मैं अभी ढूंढ नहीं पाया। लेकिन जहां तक मुझे याद है, तार सप्तक की भूमिका में द्वितीय विश्व युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, जबकि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्वाधीनता संग्राम का भी कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। मुझे तब भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन ये एक ध्यान देने वाली बात है।
ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तार सप्तक ने हिंदी कविता को बिल्कुल बदल दिया। गे जो बहुत बड़े कवि हैं, खुद उनकी प्रतिभा और उनके साथ जो ये कवि थे, इन सब ने मिलकर हिंदी कविता को बिल्कुल बदल दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि छायावाद का प्रभाव या छायावादोत्तर कविता का प्रभाव खत्म हो गया, नहीं। होता यह है समाज में भी और जीवन में भी कि कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती है, कोई भी संरचना बिल्कुल खत्म नहीं होती, बल्कि जो आदिम मनुष्य है उसके भी कुछ अंश अभी कहीं न कहीं इस पृथ्वी पर उस जीवन के अंश चल रहे होंगे। जैसे जारवा लोगों में अभी भी अंडमान निकोबार में या लातिनी अमेरिका के कुछ हिस्सों में, अमेज़न के जंगलों में वो चल रहे होंगे। कोई संरचना बिल्कुल खत्म नहीं होती। अगे ने अंग्रेजी में एक लेख लिखा जिसमें लिखा कि निराला इज ए स्पेंट फोर्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निराला उस समय भी लिख रहे थे और अंत तक लिखते रहे, अपने अंतिम क्षण तक। तो तार सप्तक के प्रकाशन ने, जो प्रयोगवाद के रूप में बाद में जाना गया, उसने कई बड़े काम किए। पहला बड़ा काम तो ये था कि उसने हिंदी कविता को अलग अलग तरह के आयाम दिए और एक नागर जीवन पहली बार हिंदी कविता में आता है प्रयोगवाद के साथ। दूसरी बात कि उसने एक विश्व चेतना की अनुभूति भी हिंदी पाठकों को कराई। तीसरा एक बड़ा काम प्रयोगवाद ने ये किया कि उसने कवियों के लिए एक अलग स्वाधीनता की मांग की। यानी कवि जैसे चाहे वैसे लिख सकता है, जैसे चाहे वैसे भाषा का उपयोग कर सकता है और उसमें प्रयोग कर सकता है, और ये छूट उसने अपने लिए ली। और प्रयोग पर जोर उनका था। प्रयोग किस तरह का? जाहिर है उनका आशय शिल्प से था ज्यादा, लेकिन शिल्प का कोई अकेला प्रयोग तो होता नहीं। इसलिए अज्ञे के काव्य में और प्रयोगवाद के अधिकांश कवियों के काव्य में सामाजिक जीवन से अधिक व्यक्ति के जीवन पर बल है। वैसे होता भी यही है और कविता यही करती है। अंततः जो कुछ भी होता है वो एक व्यक्ति के साथ होता है। मान लीजिए युद्ध है, तो हम कैसे एक युद्ध को जानेंगे? एक व्यक्ति के साथ क्या होता है? कोई भी हिंसा हो, कोई भी सुख दुख हो, अंततः वो व्यक्ति पर ही घटित होता है और उस व्यक्ति का निजी जीवन, उसका आभ्यंतर, वही सामूहिक जीवन को भी व्यक्त करता है। इस अर्थ में कविता एक व्यक्ति के बारे में होते हुए भी सबके बारे में होती है। तो तार सप्तक की कविताएं, फिर दूसरे सप्तक, तीसरा सप्तक की कविताएं, और प्रयोगवाद ने ये काम किया, व्यक्ति के आभ्यंतर को प्रकाशित करने का, जो प्रसाद ने भी शुरू किया था जहां। और इसीलिए ये कवि प्रसाद की ओर बहुत आकर्षित थे। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। लेकिन एक दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। संभवतः ये W.B. येट्स ने कहा, when you struggle with the world it's politics, when you struggle with yourself it's poetry। आत्मसंघर्ष, आत्मसंघर्ष प्रयोगवाद का सबसे प्रचलित और प्रिय पद रहा, और ये मुक्तिबोध के साथ भी जोड़ा गया। मुक्तिबोध भी तार सप्तक के कवि थे। यानी कविता आत्मसंघर्ष है, स्ट्रगल विथ योरसेल्फ। और इस तरह बिना इस बात को स्पष्टता कहे हुए प्रयोगवाद ने, जो बाहर के जीवन के साथ संघर्ष होता है, जो अनिवार्यतः राजनीति नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन भी बाहर के जीवन पर ही तो निर्भर है, प्रयोगवाद ने अपने को वहां से काटा। और वो जो खोज बत्ती थी वो बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है।
आभ्यंतर की ओर। इसके बाद जो जिसे हम जानते हैं वो नई कविता है, जो प्रयोगवाद से ही फूटी, लेकिन इसने हिंदी कविता को बहुत बड़ा विस्तार दिया। इतना बड़ा पाठ हिंदी कविता को इसके पहले नहीं मिला था। रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, कमलेश, कुंवर नारायण, इतने बहुत बहुत से कवि इस काल में आए, और ये सब अपने अपने ढंग के कवि रहे। सबने अलग अलग काम किया। इसमें दो तीन बातें खासतौर से हुई। इनमें अधिकांश कवि लोहिया से प्रभावित रहे, यानी समाजवादी मूल्यों से, जो लोहिया के समाजवाद के मूल्य थे, लोकतांत्रिक समाजवाद जिसे वो कहते थे। इसमें संभवतः केदारनाथ सिंह अकेले हैं जो कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ उन्मुख हुए। दूसरी इसमें खास बात नई कविता की ये थी कि ये मुख्यतः शहर की कविता है, नगर की कविता है। और तीसरी खास बात ये थी कि इन कवियों ने बहुत तरह के शिल्पों में कविता लिखी। आप रघुवीर सहाय को ही लीजिए, अकेले इतने तरह के शिल्प मिलते हैं। रामदास उस दिन उदास था, समय आ गया पास था, इतनी गठी हुई छंदबद्ध कविता। और दूसरी तरफ एक उनकी कविता है नशे में धुत, जिसमें एक नशे में जो आदमी है उसके चलने के लय को उन्होंने पकड़ा, जो मीर की याद दिलाती है, यारो मुझे मुआफ करो मैं नशे में हूं। रघुवीर सहाय ने निचाट गद्य में भी कविताएं लिखी, कुछ गद्य कविताएं भी लिखी, और इस तरह उन्होंने हिंदी कविता के आयतन को, उसके पाठ को बहुत बड़ा किया। इसमें जो विजय देव नारायण शाही संभवतः अकेले कवि थे जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, और बुनकरों के लिए वो लड़े और लगातार लड़ते रहे। हिंदी में ऐसे, जैसा मैंने पहले कहा, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता कवि कम हुए हैं, लेकिन शाही थे। और शाही की कविताएं भी बिल्कुल एक नया स्वर नई कविता को देती हैं। आज भी उन कविताओं को पढ़ते हुए आज मेरे सत्य की परीक्षा है साधो, और इस तरह वो कविता को कबीर की तरफ ले जाते हैं। एक जो हिंदी कविता की इस पूरे कालखंड पर विचार करते हुए लगता है कि ये सारे कवि, जैसे छायावाद में आप निराला को लें तो तुलसीदास की तरफ जाते हैं, आप पंत को लें तो वो ब्रज भाषा की कविता की तरफ जाते हैं, आप प्रसाद को लें तो वो शैव दर्शन की तरफ जाते हैं, आप महादेवी को लें तो जो वैष्णव दर्शन में सर्वोत्तम है उसकी तरफ वो जाती हैं, और बहुत बड़ी विचारक भी हैं। और तब लगता है कि इन सभी कवियों ने अनेक स्रोतों से हिंदी कविता की भूमि को, हिंदी कविता की धरती को उर्वर बनाया। वैसे ही शाही कबीर की तरफ जाते हैं, केदारनाथ सिंह बिल्कुल थेर गाथाओं की तरफ जाते हैं। और साथ साथ एक बात और हुई कि ये सारे कवि पश्चिम की कविता के संपर्क में भी आए। पिछले 100 साल की हिंदी कविता पर अगर हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि शुरू में हिंदी की ये कविता अंग्रेजी की कविता से प्रभावित थी, या अंग्रेजी कविता के अनुभवों से ज्यादा सिंचित थी। लेकिन बाद की जो हिंदी कविता है वो अंग्रेजी कविता के प्रभाव से बिल्कुल ही मुक्त हो जाती है, और वो यूरोप की कविता, खासतौर से पूर्वी यूरोप की कविता, एशियाई देशों की कविता, लातिनी अमेरिकी देशों की कविता, इससे ज्यादा अपने अंतर संबंध मजबूत करती है। ये काम सबसे ज्यादा नई कविता के काल में हुआ। तो इन लोगों ने, इन कवियों ने ये काम किया। इसके बाद प्रयोगवाद के साथ ही साथ प्रगतिवाद आता है।
1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से इसको जोड़ा तो जाता है, लेकिन ये बहुत मेरी समझ से सही नहीं है, क्योंकि ये जो भावना थी ये पहले भी थी और ये बाद में जीवन के अपने अनुभवों से कवियों ने सीखा कि कविता ऐसे भी संभव है। जैसे नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, इनकी कविताओं में जो साधारण लोग मिलते हैं, लघु मानव की बात नई कविता ने भी की थी, लेकिन लघु मानव कहा उन्होंने गरीब लोग, साधारण लोग, किसान, मजदूर, दलित, इनका नाम नहीं लिया, उन्होंने अलग पद गढ़ा, लघु मानव। इस अर्थ में प्रगतिवाद की कविता भिन्न है नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, केदार सबकी, कि उन्होंने बिल्कुल साधारण लोगों के जीवन को व्यक्त किया। और इसका अगर एक रूपक लेने को कहा जाए तो आप नागार्जुन की कविता ले सकते हैं, उस मादा सुअर के बारे में जो धूप में लेटी है और उसके छौने उसके साथ खेल रहे हैं, हरी घास पर वो लेटी है धूप में। अब किसने सोचा था कि सौंदर्य यहां भी हो सकता है? प्रगतिवाद के इन कवियों ने सौंदर्य वहां खोजा जहां कोई सोचता नहीं था कि होगा। आज नदी बिल्कुल उदास थी, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। ये केन पर केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। ऐसी त्रिलोचन की कविता बैलों की एक जोड़ी पर, भौजी पर, ये कौन सोच सकता था? ये ऐसे भी कविता संभव है, इन लोगों ने संभव किया। एक खास बात यह है इसमें देखने की कि जैसे हमने छायावाद में देखा कि वे उन सभी कवियों का संबंध ब्रज भाषा से था जहां से उन्होंने शुरू किया, वैसे ही नागार्जुन का मैथिली से, केदारनाथ अग्रवाल का बुंदेली से, त्रिलोचन का अवधी से और शमशेर का कौरवी से, जो मेरठ की भाषा है कौरवी। अब शमशेर की खड़ी बोली बिल्कुल अलग है सभी कवियों से और वो सबसे ज्यादा कौरवी के नजदीक है और उर्दू के भी। उसको इन कवियों ने छोड़ा नहीं और उन सब में कविताएं लिखी। तो ये भी एक काम हिंदी कविता में बिल्कुल नई तरह का हुआ जो प्रगतिवाद के इन कवियों ने किया। अगर हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारे पद हटा भी दें, सिर्फ कुछ कवियों को लेके चलें, तब भी लगता है कि इन कवियों ने कितने बड़े बड़े काम अलग अलग ढंग से किए। इन कवियों पर जो नागार्जुन से लेके मुक्तिबोध तक, इन सब पर मार्क्सवाद का, साम्यवादी आंदोलन का बहुत गहरा असर था और ये सब राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह भी कई बार काम करते थे, जैसे नागार्जुन, जिन्होंने राहुल संकृत्यायन के साथ किसान सभा का आंदोलन किया और लाठियां भी खाई। फिर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी नागार्जुन रहे। तो ये भी होता है, लेकिन इन सभी कवियों का अपना स्वर है और अलग अलग स्वर है, कोई भी एक जैसा नहीं है। अब इसमें एक नाम मुक्तिबोध का अलग से मैं ले रहा हूं, जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों के बीच सेतु भी हैं, दोनों में शामिल हैं, वैसे है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने की चेतना तो प्रगतिवाद के कवियों से मिलती है, लेकिन मुक्तिबोध का जो शिल्प है उससे ज्यादा प्रयोगात्मक शिल्प हिंदी कविता में आया नहीं उस समय, और उसके पहले भी कम आया। तो ये मुक्तिबोध ने काम किया। मुक्तिबोध ने एक काम और किया, ये बहुत दिलचस्प है कि हिंदी में मिथकों का, पौराणिक मिथकों का सबसे अधिक उपयोग अपनी रचनाओं में दो लोगों ने किया, हरिशंकर परसाई और मुक्तिबोध ने, और ये दोनों मार्क्सवादी रहे। मैं अभी भी सोचता हूं कि ऐसा ये एक ध्यान देने वाली बात है
कि ऐसा कैसे हुआ, बल्कि नागार्जुन ने भी किया, लेकिन इन लोगों से कम। सबसे अधिक हरिशंकर परसाई ने किया, इससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। और मुक्तिबोध ने, कविता ने किया। कुछ कुछ कुंवर नारायण में भी मिलता है, लेकिन मुक्तिबोध तो पूरा का पूरा भरा हुआ है इसी से। और उन मिथकों के जरिए वो समकालीन जीवन को, उसकी विडंबना को व्यक्त करते हैं। और मुक्तिबोध हमारे अंतस को खंगाल देने वाले कवि, अंतस को पवित्र कर देने वाले कवि हैं। उनकी कविता सरेस पत्र की तरह है, जो हमारी आत्मा के सारे खुरदुरेपन को खत्म कर देती है। ऐसा कवि मुक्तिबोध हुआ। लेकिन इन सभी कवियों ने मिलकर एक नया संसार रचा हिंदी कविता का। और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं कि छायावाद के कवियों से लेकर और यहाँ तक कि जो हिंदी कविता है वो इस देश की सर्वोत्तम कविताओं में से एक है। मैं सर्वोत्तम इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। दूसरी भाषाओं में भी बड़े कवि हैं, हुए, और इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि वो देश की और दुनिया की सर्वोत्तम कविताओं में से एक है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, इन सब के बाद अब मैं वहां आ जाता हूं जहां से मेरी याद मेरी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। अब तक मैंने जो कहा वो पढ़ा हुआ कहा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो कुछ देखा और सामने देखा हुआ भी। उसमें कविता का आंदोलन आता है। कविता को बाद में कुछ लोगों ने खारिज भी किया, लेकिन मेरी समझ से उस पर फिर से ध्यान देना चाहिए। कविता ने जो सबसे बड़ा काम किया कि उसने सब कुछ में जो एक पवित्रता का भाव था, और ये भाव था कि उसे छू देने पर वो अपवित्र हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, उसको उसने ध्वस्त किया। और वो अपने समाज की सत्ता की बहुत तीखी आलोचना भी है। उन वर्जनाओं की जिनमें यौन वर्जनाएं भी शामिल हैं, उनको उसने ध्वस्त किया। और ये भाषा के स्तर पर भी किया। भाषा के स्तर पर इस तरह से जिसे कुछ लोग फूहड़ मान सकते हैं, ये काम पहले नहीं हुआ था। ये कविता ने किया। वास्तव में कविता में हमें बहुत तरह के कवि चाहिए जो बहुत तरह के काम करें। कोई एक तरह का काम कविता में होना भी नहीं चाहिए। तो सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी, मोना गुलाटी, इन सब ने ये काम किया। और जो सबसे बड़े कवि इससे उभर के आए, जो केवल कविता के कवि नहीं कहे जा सकते, वो हैं राजकमल चौधरी। ये दिलचस्प है कि राजकमल चौधरी की कविताएं बिल्कुल विद्रोह और हम कह सकते हैं कि मोहभंग की कविताएं हैं। ऐसा विद्रोही कवि जो भाषा के स्तर पर अपने इस विद्रोह को व्यक्त करता, आखिर सब कुछ तो भाषा के स्तर पर ही होता है, लेकिन वो भाषा में ऐसी तोड़फोड़ करते हैं। मुख्य प्रसंग को अगर हम देखें तो समझ सकते हैं जो पहले नहीं हुआ था। और राजकमल चौधरी के साथ ही एक और कवि जिसके बिना संपूर्ण हिंदी कविता का उल्लेख संभव नहीं है, वो होते हैं धूमिल। धूमिल और राजकमल चौधरी ने आकर हिंदी कविता में एक नए युग का सूत्रपात किया। मेरे जैसे लोग, हम सब लोग इन दोनों से बेहद प्रभावित थे। ये अलग बात है कि आप हमेशा एक जैसा तो होते नहीं, एक नाप का कपड़ा पूरी जिंदगी तो चलता नहीं है। तो हम बाद में अलग भी हुए और दूसरे कवियों की तरफ गए, जैसे नागार्जुन की तरफ, निराला की तरफ, तुलसी और कबीर की तरफ, और फिर बहुत पीछे वाल्मीकि और महाभारत की तरफ। लेकिन शुरू में इनके असर से कोई इनकार नहीं कर सकता। धूमिल का बहुत ही गहरा असर था। और अभी भी धूमिल की ये जो बिंब है, ये एक मादा
भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है और दूसरी तरफ एक मेमने का सिर चबा रही है। संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र और पूंजीवाद पर इससे ज्यादा तल्ख और सटीक टिप्पणी कोई दूसरी हो नहीं सकती। पहले भी यही हालत थी, आज भी यही हालत है। क्या है? एक मादा भेड़िया अपने छौने को, पूंजीपतियों को सब कुछ, और एक मेमने का सिर चबा रही है। जो गरीब है उनकी क्या हालत है? धूमिल ने इतना बड़ा काम किया और राजकमल चौधरी ने, इन दोनों ने कविता को जीवन के अनेक प्रकोष्ठों में ले जाकर और कोनों अतरों में ले जाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें हमारा यौन जीवन भी शामिल है, जो अकविता ने किया, जो राजकमल चौधरी ने भी किया। और इसके तुरंत बाद, हालांकि ये साथ साथ ये लोग लिख रहे थे, लेकिन तुरंत बाद लीलाधर जगुड़ी जैसा कवि है, बहुत महत्वपूर्ण कवि है और आज भी वो कवि निरंतर विकासशील है। और अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, सोमदत्त, आग्नेय, जितेंद्र कुमार, नरेश सक्सेना, प्रयाग शुक्ल, गिरधर राठी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये सब अनेक कवि इसके साथ साथ अथवा इसके बाद आए, लेकिन धूमिल और राजकमल चौधरी इसमें हमारे केंद्र में है, बाद की कविता के भी। इनमें से अनेक कवि आज भी सक्रिय हैं और अपने अपने ढंग से हिंदी कविता को समृद्ध कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद, अच्छा, ये सारे कवि जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया, ये कविता से हट के लिख रहे थे और इन्होंने जीवन के अनेक पक्षों पर बहुत मार्मिक कविताएं लिखी। विनोद जी ने, अशोक जी ने, विष्णु खरे ने, सोमदत्त ने, इन सब ने। और जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी, विजेंद्र, ऋतुराज, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, कुमार विकल, ये एक दूसरा स्वर था जो प्रगतिवाद के स्वर के करीब था। और इस तरह इन्होंने एक नई कविता के बाहर जाकर रची और इनका अलग से महत्व इसलिए है, यह कविता का प्रभाव बहुत जल्दी समाप्त हुआ। इसके बाद नक्सलवाड़ी का आंदोलन होता है और उसने भी हिंदी कविता को और भारतीय कविता को प्रभावित किया। देश की हर भाषा में इसके कवि मिलते हैं। हिंदी में नक्सलवाद के प्रभाव को जिन कवियों ने सर्वाधिक तीव्रता से और शक्ति से व्यक्त किया, उनमें वेणुगोपाल, आलोक धनवा, पंकज सिंह, नीलाभ जैसे कवि शामिल हैं। ज्ञानेंद्रपति पर भी प्रभाव था इसका, वैसे तो सब पर था, जो भी उस समय लिख रहा था, हम सब लोग, लेकिन ये लोग ज्यादा प्रमुख थे और इनमें ज्यादा त्वरा से ये प्रभाव देखा जा सकता है। और इनकी कविता में भी वो शक्ति थी जिसे आज भी आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद जो समय आता है उसे किसी दूसरे पद के अभाव में 8वें दशक की कविता कहा जाता है। अगर मैं इसमें से अपने को हटा लूं तो बात करने में सहूलियत होगी। अब इन कवियों ने एक नया काम किया। इन्होंने पीछे की सारी कविता से अलग एक नया मुहावरा तैयार किया और आप कह सकते हैं कि वो एक संपूर्ण कविता की तरफ बढ़ रहे थे। इसे कविता की वापसी कहना सिर्फ इसी हद तक सही है कि ये अकविता को छोड़कर आगे बढ़े। कविता पहले भी थी, लेकिन इन्होंने कविता को ज्यादा व्यापक बनाया। विषय की ऐसी विविधता जो इन कवियों में मिलती है वो पहले नहीं थी, और भाषा की ऐसी बहुवर्णी छवि, इतने तरह की भाषा, वो भी इनमें मिलती है। और प्रतिरोध का स्वर भी मिलता है। ये प्रतिरोध पहले का जो प्रतिरोधी स्वर था उससे बिल्कुल भिन्न है, लेकिन कहीं भी इन्होंने उस प्रतिरोध के स्वर को नहीं छोड़ा जो इन कवियों के बाद के विकास को देख के भी समझा जा सकता है।
इसमें राजेश जोशी, उदय प्रकाश, असद जैदी, मनमोहन जैसे कवि थे। बाद में मंगलेश टबराल और वीरेन डंगवाल जो कविता के साथ साथ चले थे, वो भी इसमें शामिल हो गए। आलोक धनवा, ज्ञानेंद्र पति, वेणुगोपाल जो नक्सलवाड़ी की कविता के साथ साथ चले थे, नीलाव या पंकज सिंह, वो भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन वो पहले से चले आ रहे थे और इन सब ने मिलकर एक नई तरह की कविता की रचना की। इस कविता ने बहुत से काम किए। अब तो मेरा भी पहला संग्रह आए 42 साल हो गए और लगभग 50 साल अब होने को आए कलम हाथ में पकड़े हुए और कुछ इधर उधर कलम घसीटते हुए। अब देखें कि हिंदी कविता को एक बार फिर से लोगों के बीच ले जाने का काम इन कवियों ने किया। दिनकर के बाद हिंदी कविता इतना ज्यादा लोगों के बीच पहले नहीं गई थी। ये कवि वहां तक ले गए। दूसरा काम इन्होंने किया, न केवल कविता लिखी, इन्होंने छायावाद के कवियों की तरह कविता का मूल्यांकन भी किया, आलोचना भी लिखी और अपने पीछे के कवियों पर आलोचना लिखकर अपनी परंपरा का फिर से उत्खनन किया और इस तरह कविता में नई धाराएं जोड़ी। इतना ये इनका योगदान है। इसके बाद जिसे नवे दशक की कविता कहा जाता है, हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूं कि दशकों में कविता को बांटा जाए, लेकिन एक सुविधा के लिए, चूंकि ये थोड़ा इस तरह का काम है जिसमें इतिहासकार का काम भी शामिल है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें बहुत कवि आए और इन्होंने जो काम 8वें दशक के कवियों ने किया था उसको आगे बढ़ाया और इन्होंने कविता के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। जैसे हरिश्चंद्र पांडे, कृष्ण कल्पित, नवल शुक्ल, पंकज राग, कुमार अंबुज, बद्री नारायण, एकांत श्रीवास्तव, देवी प्रसाद, अष्टभुजा शुक्ल, अनामिका, इन उदयन वाजपेयी, संजय चतुर्वेदी, मोहन डहेरिया, बहुत बहुत कवि आए। इन सब ने इस क्षेत्रफल को बढ़ाया। कुछ परिवर्तन भी हुए। इनके कविता जो पहले के इनके कवि थे, जैसे राजेश जोशी या असद जैदी, उनकी तरह नहीं रही और कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि शायद जो प्रतिरोध का स्वर था वो कुछ भिन्न है या कुछ मंद है, लेकिन ऐसा नहीं। हर कवि अपने अपने ढंग से काम करता है, हर काल में अलग अलग ढंग से काम होता है। उसके बाद तो लगातार हर 10 साल पर एक नई पीढ़ी आती रही, 10-12 साल पर। उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ल, आशीष त्रिपाठी, प्रेम शंकर शुक्ल जैसे कवि आए और फिर गीत चतुर्वेदी, व्योमेश, मनोज झा, अंचित, आस्तिक, वाजपेयी, एकदम नए नए कवियों तक, विहाग, वैभव और अनुज लुगुनी, सब तक आ जाइए, ये सब आए। लेकिन इन सब ने अब तक वैसा कोई नया काम नहीं किया जैसा पहले न हुआ हो। इन लोगों ने विस्तार दिया, इन लोगों ने जो पहले हो चुका था उसका विकास किया। मैं ऐसा किसी इस हिकारत के भाव से नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अंतर कर रहा हूं। एजरा पाउंड ने कहा है कि कवि दो तरह के हो सकते हैं, एक जो कि इनोवेटर हो, जो नए प्रयोग करते हों, नवोन्मेषी हों, और दूसरे जो मास्टर हों, जो आगे चलकर आपको लगता होगा कि इन्होंने क्या नया प्रयोग किया या नया उन्मेष किया, लेकिन वो जो नई उस काम को इतनी नफासत के साथ और इतनी दृढ़ता के साथ करते हैं और एक नई ऊंचाई कविता को देते हैं। तो ये कवि वो काम कर रहे हैं, ये सब के सब, और अभी तो ये लिख ही रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं। यहाँ तक कि जो
आज से 50 साल पहले जिन्होंने लिखना शुरू किया वो भी अभी लिख रहे हैं, इसलिए अंतिम रूप से उन पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ काम काल के भरोसे छोड़ना ही पड़ता है। दिनकर ने अपनी एक किताब की भूमिका में लिखा है, बहुत मार्मिक वाक्य है कि मैं नहीं जानता कि काल देवता के संग्रहालय में मेरी कितनी पंक्तियां जीवित रहेंगी, 1, 1.5, 2। यह हमेशा हर कवि को लगता है, हर ईमानदार कवि को। इसमें कितना बचेगा इस 100 साल में? 100 कवि भी बचेंगे या नहीं, 10 भी बचेंगे या नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा ही होता है। अब इसके पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, 2-3 बातें और मुझको कहनी है जल्दी जल्दी। एक तो ये कि इस पिछले 100 साल के अंतिम खंड में, यानी पिछले 20 वर्षों में बहुत बड़ी घटना हुई है। एक स्त्री कविता, दलित कविता और आदिवासी कविता का आगमन। बल्कि मैंने गलत कहा, कविता न तो स्त्री कविता होती है, न दलित कविता होती है, न आदिवासी कविता होती है। मुझे ये कहना चाहिए कि कविता में एक नया स्वर आया जो इन क्षेत्रों से आने वाले कवियों के माध्यम से आया, यानी स्त्रियों के जरिए, दलित कवियों के जरिए, आदिवासी कवियों के जरिए। गगन गिल, अनामिका, कात्यायनी, सविता सिंह, अनीता वर्मा, रंजना मिश्र, नीलेश रघुवंशी, शुभा, प्रज्ञा रावत, कितनी बहुत बहुत हैं। मैंने अभी एक बंधु को 150 संग्रह, 150 स्त्री कवियों के भेंट किए, क्योंकि वो उस पर काम कर रही थी। आप सोचिए, जबकि ये पहले की बात है कुछ, इस बीच और कितनी हुई। इसके पहले हिंदी में नहीं हुआ था। वैसे ही इतने बड़े पैमाने पर इतने अच्छे कवि आए दलितों के बीच से, चाहे शिवराज सिंह बेचैन हो, विहाग वैभव, कर्मानंद आर्य, ये सब आए। और फिर आदिवासियों के बीच आप देखें कि निर्मला पुतुल, जसंता करकेट्टा, अनुज लुगुन और बहुत से, जिनका मैं बहुत, कितना नाम मैं लूं यहाँ, ये सब आए और इन्होंने हिंदी कविता को एक नई एम्ब्रॉयडरी दी, एक नई सुंदरता दी, एक नई ताकत और नया स्वर दिया। वास्तव में कोई भी साहित्य बड़ा तब होता है जब उसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर अपने अनुभवों को रखते हैं। अंग्रेजी साहित्य बड़ा इसलिए भी है, आधुनिक अंग्रेजी साहित्य, उसमें अनेक क्षेत्रों के लोग आए। भक्ति आंदोलन बड़ा इसलिए भी है, कितने ज्यादा क्षेत्रों के लोग एक साथ इसके पहले नहीं आए थे और इसके बाद आज तक नहीं आए। तो इससे हिंदी कविता की शक्ति का पता चलता है कि किन किन क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। अब इसके बाद कुछ बातें मैं 100 साल की हिंदी कविता के बारे में जो उपसंहार के तौर पर कहना चाहता हूं। 100 साल में हिंदी कविता, खड़ी बोली की हिंदी कविता वयस्क हो जाती है। ये बोलचाल की भाषा के करीब आती है। ये हमेशा प्रतिरोध की और आलोचना की कविता बनी रहती है। जो भी श्रेष्ठ कवि पिछले 100 साल में हिंदी कविता में हुआ, उसने कभी भी सत्ता से समझौता नहीं किया, और अगर किया तो फिर वो कवि नहीं रहा, यानी उसका लिखना या तो रुक गया या स्रोत सूख गया। हिंदी कविता 100 साल की अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हुए युग के परे भी जाती है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आज से 500 साल के बाद भी पढ़ा जाए और सराहा जाए। और ये कविता जो 100 साल की है, ये अपनी जड़ों की तरफ भी जाती है। ये उन जड़ों से रस लेती है, चाहे वो सराहपा हो, चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे वो भक्ति काल के कवि हों, तुलसी कबीर हों,
या वाल्मीकि और व्यास हों। और ये अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी घटना है। भारत की दूसरी भाषाओं की कविता को इससे मुक्त होने में ज्यादा समय लगा। और एक बात इसमें और मुझे जोड़नी है कि हिंदी कविता में जब जब बड़े परिवर्तन हुए तो भारत की दूसरी भाषाओं के संपर्क में आने से हुए। छायावाद का जिक्र भी हमने किया। आपने देखा कि कैसे ब्रज भाषा से, बांग्ला से इस हिंदी कविता ने अपने को नई तरह से प्रस्फुटित किया। आप गे को लें, पंजाबी उनकी मातृभाषा थी। मुक्तिबोध को लें, मराठी उनकी मातृभाषा थी। नागार्जुन मैथिली, त्रिलोचन अवधी, केदार बुंदेली, और ये अभी तक लगातार होता आ रहा है। अभी तक शायद हिंदी में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जो केवल खड़ी बोली जानता हो। उसकी कहीं न कहीं एक अंतर्भाषा होती है और उस अंतर्भाषा से संपर्क पाकर ये कविता बहुत ताकत ग्रहण करती है। और दूसरी बात कि हिंदी कविता का संपर्क आज विश्व की लगभग सभी भाषाओं की कविता से है। और उसको देखते हुए ये लगता है कि हिंदी कविता विश्व की कविता के समकक्ष है। हिंदी महान भाषा है, महान कवियों की भाषा है, लेकिन पिछले 100 साल की हिंदी कविता ने उन महान कवियों की परंपरा को जीवित रखा, आगे बढ़ाया, और अभी भी वो नई नई शाखें वो कविता फेंक रही है। हिंदी की कविता हिंद की तूती है, हिंद की बुलबुल है और पूरी दुनिया की तूती है। आज हिंदी कविता में विश्व मानव का स्वर आप पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपने हिंदी कविता की न केवल 100 वर्षों की यात्रा बल्कि उससे पहले की परंपरा पर भी संक्षेप में आपने बात की सर। आपने छायावाद का मूल स्वर स्वाधीनता बतलाया। आपने यह भी बताया कि कविता अन्य विधाओं की अपेक्षा जीवन की गहराइयों में जाकर उसके सत्य को कहीं बेहतर तरीके से उजागर करती है। आपने दिनकर के भाषाई अवदान को भी रेखांकित किया। बच्चन ने अपनी कविताओं में लोक तत्व को वाणी दी और बच्चन जी, दिनकर जी ने हिंदी कविता को अधिकाधिक लोकप्रियता प्रदान की। छायावादोत्तर कविता ने व्यक्ति के अभ्यांतर के साथ साथ स्वाधीनता की वाणी को भी बुलंद किया। आपने सभी श्रोताओं के सम्मुख एक आश्चर्यजनक बात भी रखी कि तार सप्तक की भूमिका में द्वितीय विश्व युद्ध का कोई जिक्र नहीं है। प्रयोगवाद में पहली बार नागर जीवन की झलक दिखाई देती है, यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है। और प्रयोगवादियों ने कवियों की कलात्मक स्वाधीनता, शिल्पगत स्वाधीनता की मांग की और उन्होंने उसे हासिल भी किया। प्रगतिवाद इसलिए विशिष्ट है क्योंकि उसने अत्यंत साधारण व्यक्ति के जीवन संघर्ष के सौंदर्य को कविता में व्यक्त किया। तत्पश्चात आपने नई कविता की यात्रा को हमारे सम्मुख रखा और यह भी बताया कि नई कविता के अधिकांश कवि लोहिया जी से प्रभावित थे। आपने रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही जैसे कई कवियों की बात की जिन्होंने हिंदी कविता को एक विस्तृत फलक प्रदान किया। और एक विशिष्ट बात यह भी है कि छायावादी कवि हो या प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इन सभी ने अपनी बोलियों से अपना लेखन कार्य आरंभ किया था। किसी ने भी अपनी बोली को नहीं छोड़ा। मुक्तिबोध का उल्लेख आपने सोच के रूप में किया। उनकी चेतना प्रगतिवादी और शिल्प प्रयोगवाद के करीब है। पौराणिक शिल्पों का और उदाहरणों का सर्वाधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने किया, यह भी आपने बताया। साथ ही छायावाद से मुक्तिबोध तक की कविताओं को देश विदेश की सर्वोत्तम कविताओं में से आपने एक माना। कविता ने स्टीरियोटाइप को तोड़ा,
और धूमिल, तुलसी, कबीर, वाल्मीकि तथा महाभारत से भी आप प्रभावित रहे। आपने इस यात्रा में लीलाधर जगूड़ी, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जैसे कई कवियों का उल्लेख किया। नक्सलबाड़ी आंदोलन पर लिखने वाले कवियों के बारे में भी आपने बताया। 8वें दशक के कवियों ने आलोचनात्मक लेखन करके हिंदी कविता के क्षेत्रफल को बढ़ाया और कविता में स्त्री, आदिवासी, दलित कवियों के माध्यम से बिल्कुल नया आयाम जो आया, आपने उसका भी उल्लेख किया। और इसके साथ ही इस लंबी यात्रा में हिंदी कवि ने अपनी साहित्यिक परंपरा और अपनी अंतः भाषा से निरंतर जो संवाद किया है और उससे निरंतर हिंदी कविता की यात्रा को जो अभिसिंचित किया है, उसका उल्लेख भी आपने किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।